नमस्कार। नई परख पर आप सब लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूट्यूब पे चलने वाले या संचालित होने वाले चैनलों में से 12 चैनलों ने यह फैसला किया है कि वे आज पूरे दिन भर 12 घंटे के लिए वोट चोरी के खिलाफ अभियान चलाएंगे। और इस पूरे अभियान में इस बात पर ध्यान दिया गया है कि जो भी वोट चोरी का काम किया जा रहा है और उसके बाद से चुनाव आयोग जिस तरीके से सारे मुद्दे पर एक तरीके से खामोशी ओढ़े हुए है, उसके खिलाफ एक जागरूकता फैलाई जाए। और इसी संदर्भ में हम सब आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ प्यारेलाल गर्ग जी हैं, जिन्होंने पहले भी नई परख पर काफी सारे खुलासे किए हैं इस मुद्दे को लेकर, और इसके पहले वो लंबे समय से इस मुद्दे पर काम करते रहे कि किस तरह से वोटों की चोरी हो रही है, किस तरह से चुनाव आयोग अपने काम को करने में नाकाम है, और किस तरह से एक ऐसी स्थिति बनती जा रही है जिसमें हमारा लोकतंत्र काफी कमजोर दिख रहा है। तो आज की बातचीत में अभय जी कुछ बातों को जोड़ेंगे, कुछ सवालों को जोड़ेंगे, प्यारेलाल जी उनका जवाब देंगे, कुछ मेरे सवाल होंगे तो मैं भी उनको प्यारेलाल जी के सामने रखूंगा। अभय सर, आप बातचीत की शुरुआत करें। स्वागत है प्यारेलाल जी आपका वोट चोरी अभियान में, जो कि यूट्यूब पर चल रहा है। 12 चैनल इसके अंदर, देश के प्रमुख 12 चैनल इसमें भागीदारी कर रहे हैं। नई परख भी इसमें भागीदारी कर रहा है। इस सिलसिले में मेरी पहली जिज्ञासा आपके सामने ये है कि जब राहुल गांधी ने वोट चोरी का इंदिरा भवन में हुई ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया, उसके बाद से कई तरह की प्रतिक्रियाएं सरकार और चुनाव आयोग की तरफ से देखने को मिली। उसमें पहली प्रतिक्रिया तो ये थी कि ये सब गलत बात है, झूठ बोल रहे हैं राहुल गांधी, इसका कोई अर्थ मतलब है नहीं, इसका कोई, इनके पास कोई सबूत नहीं है, ये चुनाव आयोग को बदनाम कर रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम कर रहे हैं, यहाँ तक कि संविधान और चुनाव आयोग को नष्ट करने वालों का उन्हें सरगना करार दे दिया धर्मेंद्र प्रधान ने। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्हें सरगना बताया गया। लेकिन राहुल गांधी इस काम में लगे रहे और सुप्रीम कोर्ट में भी उधर लड़ाई होती रही, और अब सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश जारी किया है, जिस अंतरिम आदेश में उसने चुनाव आयोग की दलीलों को मेरे ख्याल से बड़े पैमाने पर खारिज किया है, और विपक्ष ने जो दलीलें दी थी उनको स्वीकार कर लिया है। ये जो 64,65,000 वोट निकाले गए हैं उनके बारे में फैसला है, जिसमें उसने कहा है कि आप उनकी लिस्ट दीजिए, उनके कारण बताइए, और वो लिस्ट डिजिटल होनी चाहिए, इपिक नंबर से उनको ढूंढा जा सके, इस तरह की लिस्ट होनी चाहिए। ये भी कहा है कि जो आधार कार्ड है उसको जोड़िए प्रमाण पत्रों में। ये सब बातें उन्होंने कही हैं। तो इस पर भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया थी कि इसमें कांग्रेस को या विपक्ष को इतना खुश होने की क्या जरूरत है, ये तो कोई मुद्दा ही नहीं था, दिस वाज नॉट इवन ए इशू। इसके बाद ये कहा गया है। आप सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश को कैसे देखते हैं, और उसके साथ जुड़ा हुआ जो विपक्ष की मुहिम है, वोट चोरी की मुहिम? क्योंकि इस वक्त जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो बिहार में आज 16 तारीख है, कल से वोट चोरी के खिलाफ वोट अधिकार अभियान शुरू होने वाला है, जो कि बहुत लंबी यात्रा होगी, सासाराम से पटना तक चलेगी। और सारा इंडिया गठबंधन के सारे नेता, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, दीपंकर भट्टाचार्य, सब लोग इसके अंदर भाग लेंगे। तो एक तरह से देखा जाए कि बिहार से इस आंदोलन की बहुत बड़े पैमाने पर शुरुआत हो रही है, और इधर कांग्रेस अपना डिजिटल मुहिम चला ही रही है इसके खिलाफ, मिस्ड कॉल के जरिए, वेबसाइट पर अपना विरोध प्रदर्शित करने के जरिए, समर्थन जताने के जरिए, ये सब चीजें चली रही हैं। तो आप जरा इस पे तकनीकी रूप से प्रकाश डालिए कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो जजमेंट है ये कितना महत्वपूर्ण है, और दरअसल इसका मतलब क्या है, क्योंकि अब दूसरे चरण का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अगली सुनवाई जो हफ्ते भर बाद होगी उसमें आएगा। प्रोफेसर अभय दुबे जी, सबसे पहले तो मैं नई परख का और नई परख के दर्शकों का और आपका सबका धन्यवाद करता हूँ कि, और उन 12 चैनलों का भी जिनमें आप भी शामिल हैं, जो ये वोट चोरी अभियान का एक हिस्सा बन रहे हैं, लोगों में एक जागरूकता चेतना फैलाने के लिए। तो उसमें मैं भी एक किस्म का हिस्सा बन रहा हूँ आपके माध्यम से। तो उस रूप में जब हम इसको देखते हैं, क्या हो रहा है कि चुनाव आयोग ने एक आज तक जो उनका पक्ष है कहने का कि हम सबसे ऊपर हैं, हम जो चाहें कर सकते हैं, जब चाहें कर सकते हैं, हमारे को कोई रोक नहीं सकता, हम जैसी प्रक्रिया चाहें वैसी करेंगे, हम जैसा कोई साक्ष्य मांगे
वैसा साक्ष्य देना होगा। हम जिसको बोलेंगे कि आपको हमारी कैटेगरी में आके खड़ा होना पड़ेगा, हम वो करेंगे। और हमसे कोई सवाल पूछेगा, प्रश्न पूछेगा, तो हम उसका कोई उत्तर नहीं देंगे, हम उसका कोई जवाब नहीं देंगे। ये हमारा अधिकार है। हमें माननीय सर्वोच्च न्यायपालिका जो है, सुप्रीम कोर्ट, वो भी हमें आदेश नहीं दे सकती। अब क्या करता है वो? हम बोलते हैं कि ये तो जी ठंडा और गर्म पानी एक ही नाली से बहा रहा है। अब एक तरफ चुनाव आयोग कहता है माननीय सुप्रीम कोर्ट में कि जो 65 लाख वोट, 6.5 मिलियन वोट हमने काटे हैं, 54,55,000 जितना भी कहते हैं, तो उनके लिए हम बाध्य नहीं है कि हम बताएं कि किनका वोट कटा है, क्यों कटा है। सबको बताने के हम बाध्य नहीं है। हमने जो बीएलए हैं उनको लिस्ट दे दिया, पॉलिटिकल पार्टियों को दे दिया, बस दैट इज सफिशिएंट। एक तो ये वोटर का वोट कटा है, बता पॉलिटिकल पार्टी को रहा है। आई एम नॉट से मैं कहीं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित नहीं हूं, मेरा वोट कटा है तो वो पॉलिटिकल पार्टी वाले तो मेरे पास क्यों आएंगे? लेकिन मेरे को ये जानने का तो अधिकार है। इसलिए जो उसने ये जुर्त किया लिखने का, इसका मतलब उस संविधान को मानता ही नहीं है। उस संविधान में दिए हमारे नागरिक के जो सिटीजन के जो हमारे अधिकार हैं, उनको वो मानता नहीं है। उनका हनन करने में उसको जरा सी भी नमोशी नहीं है, शर्म नहीं है, उसको ये नहीं है, उसके मन में कोई पछतावा नहीं है। वो इसको अपनी एक प्राप्ति समझता है। दूसरा दूसरा उसने बोला है कि क्योंकि उसमें नहीं है इसलिए मैं नहीं दे रहा हूं। उससे पूछें कि भाई जो आपने इन्यूमरेशन फॉर्म दिया वो लिखा है वहां कहीं? जो लिखा वो क्यों नहीं दिया? आप तो कानून की बात कर रहे हैं, नियमों की बात कर रहे हैं, फिर उन नियमों को देख लो। क्या आप उन नियमों को लागू कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? जो नियम आपके फिट में, आपके जो आप धांधली कर रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं शायद किसी नियम में आपको कोई जरा मात्र सी बात मिलती है तो उसको नियम कोट करते हैं। तब वो नियम आपके लिए पूरे पवित्र हैं, महान हैं, आप उनका उल्लंघन नहीं कर सकते। आपको सुप्रीम कोर्ट माननीय कोई आदेश जारी नहीं कर सकता, क्योंकि वो नियम है। और उस नियम को, वो नियम कहता क्या है, जिसका अधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट को है या न्यायपालिका को है, वो आप बोलते हैं नहीं नहीं जो मैंने बोल दिया इसका ये तात्पर्य क्या है, वही माना जाएगा। वही न्यायपालिका तो इसी बात के लिए है कि कानून क्या कहता है और क्या कार्यकारिणी कार्यपालिका उसको लागू करिए या नहीं। अब हम देखते हैं, थोड़ा सा विजिट कर लेते हैं, ध्यान दे देते हैं कि क्या कितना तो पालन करता है कानून का वो। जो जितनी भी ये वोटर रिवीजन होनी है, जो पुनर्निरीक्षण होना है, गहन पुनर्निरीक्षण ये कहता है कि हम कर रहे हैं चुनाव आयोग। जो किसी को वोट से निकालना है, किसी को डालना है, किसी का कोई गलती होगी इसको ठीक करना है, शोध करना है, दुरुस्त करना है, तो इस सबके लिए और साक्ष्य क्या चाहिए? तो इस सबके लिए जो प्रावधान है हमने कानून में, वो आर्टिकल 324, 25, 26, 27, 28 हमारे संविधान के उन आर्टिकल के पावर से, उनकी शक्ति मिलने से हमारी जो पार्लियामेंट है, संसद है, संसद ने कानून बना दिया जिसका नाम है जन प्रतिनिधि कानून 1950। उसमें सब कुछ डाल दिया कि कैसे वोट बनेगा, कैसे वोट कटेगा, चुनाव जो कैसे जो पुनर्निरीक्षण करेगा, कैसे जो वोटर जो सूची है, मतदाता सूची, उसका कैसे पब्लिकेशन करेगा, लोगों के सामने लेके जाएगा। और किसको वोटर मानना है, किसको नहीं मानना, कैसे करना होगा। और उसके लिए अगर कोई साक्ष्य मांगना है तो कौन मांगेगा, क्या साक्ष्य मांगा जा सकता है, ये सभी बातें उसमें लिखी हुई है। अब पहले हम उसका निरीक्षण कर लेते हैं। वोटर ने केवल ये बताना है कि मैं 18 साल से कम नहीं हूं और मैं अक्सर फला फला जगह का रहने वाला हूं। और नीचे एक लिखना है कि अगर मेरी बात गलत हो तो मेरे को सजा दी जा सकती है।
अब वोटर ने कहाँ बताना है कि मैंने डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट देना है, कहाँ देना है कि मेरे पास यहाँ मकान है, मेरे पास दुकान है, मेरे पास जमीन है, उसकी रजिस्ट्री कहाँ देनी है? ये तो रजिस्ट्री मांग रहा है, ये तो डेट ऑफ बर्थ का प्रमाण पत्र मांग रहा है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट मांग रहा है, पासपोर्ट मांग रहा है। अब ये 19 कहता है कि मैंने कुछ नहीं देना। आगे 20 में बता दिया कि अक्सर रहने का मतलब क्या है, उसके भी विपरीत काम कर रहा है ये। उन्होंने बोला अमूमन वहां रहने का मतलब ये अर्थ ये है कि कहीं कोई बोले कि मेरे पास यहाँ एक दुकान है या जमीन है, जहां मेरे पास मकान है, मेरे नाम पे रजिस्ट्री है, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो वहां का बाशिंदा है। और इसका अगर कोई वहां रहता है 6 महीने के लिए, साल में बाहर चला जाता है अपने किसी दूसरी जगह पे काम करने के लिए, 8 महीने के लिए चला जाता है, साल में भी वो अगर ऐसे चला जाता है वापस आता है, भले ही उसके पास कोई भी मकान घर जायदाद ना हो, वो वहां का अक्सर बसिंदा माना जाएगा, रहने वाला माना जाएगा। तो अगर वहां का रहने वाला वो माना जाता है, वो 20 में लिखा है। और फिर इसके आगे ये भी लिखा है 21 में कि जो चुनाव योग है उसको अधिकार है निरीक्षण पुनर्निरीक्षण करने का। गहन पुनर्निरीक्षण का नहीं लिखा, पुनर्निरीक्षण करने का, गहन निरीक्षण करने का। गहन पुनर्निरीक्षण नहीं है, गहन निरीक्षण पुनर्निरीक्षण। इसने बना दिया गहन बना लिया आपने आप से, उसमें तो कहीं नहीं लिखा। हाँ, उसका पूरा कर सकता है, आधा कर सकता है, एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का कर सकता है, एक जो क्षेत्र है अपना लोकसभा का माननीय उसका कर सकता है, जो उसको दिखा रहा है। लेकिन वो कैसे करना है, वो मनमानी से नहीं कर सकता। वो करना है, उसमें इंग्लिश में बोलता हूं फिर हिंदी में कर दूंगा। The election commission shall carry out the preparation or revision of the electoral rolls as per procedure laid down। जैसे एक विधि विधान बना दिया, वो कैसे करेगा उसी तरीके से करेगा, उससे हट के नहीं करेगा, इधर उधर जाके नहीं करेगा। एक तो ये बोल दिया। दूसरा बोल दिया आफ्टर दैट द इलेक्शन कमीशन शैल पब्लिश द इलेक्टोरल रोल्स, जो मतदाता सूची को प्रकाशित करेगा, इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स फ्रेम्ड अंडर दिस एक्ट। इस कानून के तहत, इस कानून के अंदर जो नियम बनाए जाएंगे, उन नियमों के मुताबिक, उन नियमों के अनुसार, उन नियमों के तौर तरीके से वो मतदाता सूची जारी करेगा। अब उसको कहाँ अधिकार है कि वो अपनी मनमर्जी कर दे। उन्होंने तो बोल दिया कि हमने एक तरीका बोल दिया। मैं कई दफा एक अपने दर्शकों के लिए, लोगों के लिए बोलता हूं कि कोई बोलता है जी मेरा हिंदू मैरिज एक्ट के साथ मेरा हिंदू तरीके से शादी हुई है, वो शादी उसी तरीके से फेरे लेने होंगे। अगर फेरे 4 की बजाय 3 ले लिए तो शादी नहीं मानी जाएगी। अगर वो हवन के बगैर फेरे ले लिए तो शादी हिंदू मैरिज एक्ट में, हाँ, किसी और धर्म में लिया हो तो उसका, यानी कि उसके लिए एक विधि विधान है। और उसी विधि विधान की मैं एक आपको सबसे बड़ी बात बता रहा हूं। हम कई दफा देखने वालों को, कईयों को अच्छा भी नहीं लगेगा शायद, या कईयों को लगे भी। जब ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो प्राण प्रतिष्ठा की थी, तो चारों शंकराचार्य ने मना किया था कि इसका विधि विधान ठीक नहीं है। इसके बारे में शंकराचार्य के पास आधार था। श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भगवत गीता में ये लिखा है, अगर कोई हवन यज्ञ अपने अहम के लिए, हंकार के लिए, अपने हित के लिए, विधि विधान को छोड़ के किया जाए तो वो दैत्य कर्म होता है। अब ये जो ईसी है, वो दैत्य कर्म करने की वो बात कर रहा है कि हम तो विधि विधान मानना नहीं है। जब उसने विधि विधान नहीं मानना, तो हमारे लिए तो यही जग होम है जो मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण और बनाना है। तो इसके लिए वो विधि विधान मानने को तैयार नहीं। वो श्रीमद् भगवत गीता के मुताबिक भी जो कर रहा है वो दैत्य कर्म कर रहा है। लेकिन जो मैं सरकार में रहा हूं, सरकारी अधिकारी के रूप में तो
हम बोलते हैं अनबिकमिंग ऑफ ए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ऑफिसर, कि वो जैसे एक सरकारी अधिकारी, जिम्मेवार सरकारी अधिकारी को करना चाहिए, वैसा वो नहीं कर रहा, इसलिए उसको अधिकारी मानना ही मुश्किल है। अनबिकमिंग, वो तो सरकारी अधिकारी नहीं है। तो इसका मतलब जो गणेश कुमार है वो तो सरकारी अधिकारी रहा ही ना, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन। अब एक और बात जो बोल रहे हैं, बहुत जगह पे, आज भी एक एमपी मेरे साथ बात कर रहे थे, माननीय, काफी देर लंबी हमारी बात चल रही। वो कहते जी कॉन्स्टिट्यूशन सॉर्ट है। मैंने बोला देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक एक प्राधिकरण होना एक जगह है कि मेरे को शक्ति मिली हुई है संविधान से, मैं संविधान का अथॉरिटी हूं, लेकिन मैं न्यायपालिका नहीं हूं। मैं संविधान की अथॉरिटी से भी कार्यपालिका ही हूं। चाहे मैं वो लोक सेवा आयोग हो, चयन प्रक्रिया के लिए जो अधिकारियों को चयन करते हैं, आईएएस को, आईपीएस को, यूपीएससी है, पीपीएससी है, प्रोविंशियल जो है, मैं कोई भी संवैधानिक संस्था का मुखी हूं, लेकिन मैं हूं कार्यपालिका और न्यायपालिका मेरे ऊपर है। ये हमारे संविधान का प्रावधान है। वो बोलता हम तो बराबर हैं। ये दूसरी वो गड़बड़ कर रहा है। तीसरी उसने जो किया कि अब वो क्या जिद कर रहा है, इसके आगे नियम बने हुए हैं। जैसे, सॉरी मैं पहले बोलना, 23 जो उसका 23 नियम है, सॉरी 23 सेक्शन, 23(4) में लिखा है। उस एमपी के सामने, उसको भी मैंने बोला, उसने अपने मोबाइल से भी निकाला पड़ा। मैंने बोला पढ़ लो आप। उसमें लिखा है कि ज्यादा से ज्यादा आधार मांग सकते हैं, वो भी आधार नंबर। और अगर कोई वो आधार नंबर ना भी दे, तब भी ना तो उसका पंजीकरण रोका जा सकता है और ना ही उसका नाम निकाला जा सकता है। तो ये 65 लोग इसने कैसे निकाल दिए? वो तो मना करता कि आप निकाल ही नहीं सकते। साक्ष्य जो मांगा जा सकता, केवल आधार मांगा जा सकता है। ये बोलता मैं तो 11 साक्ष्य मांगूंगा, मैं तो ये मानता ही नहीं, आधार को मैं मानता ही नहीं। तो कानून को तो तोड़ रहा है। कहाँ कानून की बात कर रहा है? वोट चोरी का ये हिस्सा है, क्योंकि आपने वोट चोरी बयान कहा, मैं तब इसलिए लंबी ये बात कर रहा हूँ, नहीं शायद मैं ना भी करता। तो वोट चोरी तो खुद कर रहा है वो। संविधान, ये संविधान में जो नियम बने हैं, संविधान के अनुसार कानून बना, उसको तोड़ रहा है। हमारी जो संसद है उसने बनाया है। इसके आगे उस कानून को और आगे चलाने के लिए नियम बनाए जाते हैं। उसको हम कहते हैं सब्सिडरी लेजिस्लेशन, सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन। एक तो मेन लेजिस्लेशन होगी, वो हम बनाते हैं कि भारत के संविधान की आर्टिकल 324 में ये हमें शक्तियां दी गई हैं कि हम ऐसा कानून बना सकते हैं। फिर उसके आगे हम बनाते हैं सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन, आते रहे हैं ऐसा। फिर हम लिखते हैं कि फलां फलां कानून की फलां फलां सेक्शन में हमें ये अधिकार दिया गया है कि हम ये नियम बना सकते हैं। नियम कानून हम अपनी मर्जी से नहीं बना सकते। किसी पद के बैठ के हमें ये शक्ति नहीं मिल जाती हम जो मर्जी करेंगे। हमें बताना होगा कि जो मैं ये काम कर रहा हूं, इसकी शक्ति मेरे पास कहां से आई है। तो वो जो नियम थे उनमें लिखा है कि एक फॉर्म नंबर 4 होगा, जो बीएलओ है, स्पेशल लिखा है, सब स्पष्ट लिखा। 1960 के नियम है, मतदाता पंजीकरण नियम 1960, 1960 के, ठीक है। तो उसमें लिखा है नियम 8 में कि एक फॉर्म होगा जिसका नंबर होगा 4, फुल 4 नंबर फॉर्म। जो बीएलओ है वो घर घर जाएगा और ये 4 नंबर फॉर्म देगा भरने के लिए, वो घर का जो मुखी है। तो उसके घर के मुखी ने क्या भरना है? अपना नाम, अपनी आयु, और उसके नीचे अपनी पत्नी, अपने बेटे, अपनी बेटी, अपनी बहू, जो भी है, जितने भी बालक हैं, उनके सबके नाम और आयु भरनी है। और उनसे उसका रिश्ता क्या है। कोई सर्टिफिकेट नहीं देना, कोई कुछ नहीं करना, कोई साक्ष्य नहीं देना। और उसके नीचे फिर वही लिखना है कि मैं जिम्मेवार हूं, जो मैंने लिखा है वो सच है। ना सच हो तो आप मेरे पे कार्रवाई कर सकते हैं। अब इसने एक न्यायी फॉर्म बना लिया जिसका नाम रख दिया इन्यूमरेशन फॉर्म, जो बोलता मैंने 7.9 करोड़ छपा दिए और बांट दिए। अब ये जो बोलता है, ये भी एक तो वो फॉर्म है ही नहीं, गैर कानूनी है। इसके आगे एक और बड़ी गैर कानूनी बात कर रहा है, झूठ, जिसको हम गलत बयानी बोलते हैं।
अब 7.9 करोड़ तो वो बोलता था हमारे पास वोटर रजिस्टर हुए हैं। 24 जून 2025 की चुनाव आयोग की स्टेटमेंट है कि हमारे पास 7,99,69,844 जो है मतदाता है। अगर जिसको उन्हें गोल करके 7.9 करोड़ कहा, फिर फार्म भी 7.9 करोड़ छाप रहा है। हम सब जानते हैं जब इतने फार्म छपेंगे उसमें कुछ खराब भी होंगे, कोई गड़बड़ भी होगा, किसी को गलती से जुड़ के चले जाएंगे। वो बोलता है 7 करोड़ 7.9 करोड़ मैंने छापे, वो पूरे के पूरे ठीक छप गए और पूरे के पूरे उसमें कहीं गलती नहीं हुई बांटने में, वो सब लोगों को मिल गए। ये तो एक नई बात है, मैंने तो कभी पूरे जीवन में भी ऐसा देखा कि पूरा सब कुछ ऐसा ऐसा तो कई दफा मैं पीडियाट्रिक सर्जन हूँ दुबे जी, तो मैं कई दफा बोलता हूँ कि ये तो गलतियां भगवान ही करता है, किसी का टट्टी का रास्ता भूल जाता है बनाना, किसी का पेशाब का भूल जाता है, तो हमारी तो रोजी रोटी इससे चलती है। किसी का पेट खुला छोड़ देता है, किसी का दूध फेफड़े में चला जाता है, तो हमारी रोजी इससे चलती है कि भगवान गलती कर देता है, हमें हमारे मिस्त्री को बोल देता है, हम मिस्त्री हैं कि भाई तू ठीक कर दे। सो गलती होती है हर एक से, तो मानने को तैयार नहीं है। ये दूसरी बात करता है। अब तीसरी मैं आपका सवाल सुन रहा हूँ, 1 मिनट भी बस। तीसरी बात जो दुबे साहब वो कर रहा है, उसमें ये लिखा है कि जब किसी का नाम जो खरड़ा है, अच्छी मत सूची जिसको हम बोल सकते हैं, उससे कहीं से किसी का निकल गया हो, जहां किसी का डालना हो, जहां किसी का गलती से लिखा गया हो, उसके लिए क्या करना है कि बीएलओ को केवल बताना है। ये सेक्शन 12 जो है, रूल 12 में जो मतदाता पंजीकरण नियम है, उसके नियम 12 में ये स्पष्ट लिखा है कि उसको बताना है। वो अपने यारों को बताएगा और वो देख के अगर उसको लगेगा कि ठीक है जो निकालना निकाल देगा, डालना तो डाल देगा। अब ये बोलता आप 6A फार्म भरो। 6A फार्म तो उसके लिए है जो नया मतदाता है। ये पुराने को बोलता है ये भरो, ये कहाँ रूल की बात मान रहा है। 6 फार्म पुराने मतदाता का अगर गलती से नाम भी निकल गया उसने नहीं भरना, लेकिन ये बोलता वो भरो। उसने फार्म ही नहीं भरना कोई, बल्कि अब ये नई बात बोल दी। अब वोट चोरी की बात जब राहुल गांधी बोलता है, तो जो सीईओ कर्नाटक का वो नई बात बता देता है। वो बोलता है ये नियम के तहत आप हमें अपील करो, नियम 19 है के 21। उसमें अपील तो इसलिए है कि भाई मतदाता सूची का अभी कच्ची सूची है, उसमें 23A कच्ची जो है। खरड़ा है जो, उसमें गलती होगी, उसके लिए आपने अपील करनी है। और वो तो बोलता है कर्नाटका की जो वोट पड़ चुकी, जो लोकसभा का चुनाव हो चुका बंगलौर सेंट्रल में, उसके कहाँ खरड़े की बात आ गई। चुनाव आयोग नई नई बातें कर रहा है। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि वोट चोरी का ये बड़ा सबूत है, और वो ऐसे नहीं बोल रहे, ये बड़ा सबूत है कि कोई भी कानून, कोई भी नियम जो हमारी संसद ने बनाया, और उसमें ये जो अब संसद चल रहे हैं, जो जिस पार्टी की अब वहां बहुमत है, उसी पार्टी ने भी जो इसमें 2022 में जो इसमें बदलाव किए, वो भी उसमें शामिल है। वो किसी को भी मानने को तैयार नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, चोरी और क्या होता है, बल्कि चोरी छोटा वर्ड है, वो ऐसे चोरी, वोट चोर, गद्दी चोर अच्छा लगता है। वैसे डाका है, डाका और चोरी में अंतर होता है कि चोरी आप धोखे से करते हैं, डाका आप छाती तान के करते हैं। चुनाव आयोग छाती तान के डाका मार, इट इज अ डैकोटी, इट इज नॉट ए थेफ्ट। सो इसमें वो जो जो बातें कर रहा है, क्योंकि वो कानून को पूरी तरह धज्जियां उड़ा रहा है एक व्यक्ति, गणेश कुमार, एक नौकरशाह मैं कहूंगा। तो नौकरशाह को ये अधिकार नहीं है। आप तो प्रोफेसर हैं, आपको बता दो, भाई आपकी मनमर्जी है कि बच्चे को जितना मर्जी पेपर ठीक हो फेल कर देंगे आप। ये कहाँ से हो जाएगा, चैलेंज करेगा, आपको चुनौती देगा। सो हम कोई भी, मैं सर्जन हूं, मेरे को मरीज को मारने का अधिकार मिल गया, हालांकि वो दस्तखत करके देता है कि अगर मरीज मर गया, इसको कोई नुकसान हो गया, डॉक्टर की कोई, सर्जन की कोई जिम्मेवारी नहीं, हमारी जिम्मेवारी है। ये दस्तखत करता है हमारी फाइल में।
क्या फिर मेरे को अधिकार मिल गया कि मैं उसको मार दूं? ये सवाल मेरे को कोई जवाब दे दे इस प्रश्न का। चुनाव आयोग को कहां अधिकार मिल गया कि हमारे प्रजातंत्र का वो कत्ल करे, और कत्ल भी डकैती से करे, डाका मार के करे। तो ये नहीं है, इसलिए इसके लिए हम कोई डाका मारने आ गए, वो छोड़ता नहीं है, वो बोलता मैं तो गोली चलाऊंगा, फिर उसका अदालत से मुकाबला नहीं होता, तब तक तो वो मार देगा, वो मृत करके चला जाएगा। उसका सड़क पे ही उसी वक्त मुकाबला करना होगा कि आ जा फिर आओ, देखते हैं, फिर देखते हैं कितना जोर है बाजुए कातल में। अब ये जो गणेश कुमार है, ये बाजुए कातल है हमारे प्रजातंत्र का, हमारे मत के अधिकार का, हमारे स्वतंत्र से उनके सपने का। ये कातल है हमारी संविधान बनाने वाली जो सभा थी, जिसमें बड़े बड़े प्रबुद्ध लोग थे, उनके विचार का। इसलिए इसको अब हम अदालतों में, ठीक है, अदालतों में जाते हैं, लोग बात करते हैं, लेकिन अब ये राजनीतिक बात है। इसके लिए जो वोट चोरी का अभियान शुरू किया है, और जिसमें आप सब जो लोग योगदान डाल रहे हैं, अपना हिस्सा डाल रहे हैं, यही प्रजातंत्र की हमारी नींव है। इसी ने इसको बचाना है। अंग्रेज यहां से किसी अदालत ने नहीं निकाला था, वो इसी आंदोलनों ने, ऐसी जेपी नारायण का आंदोलन शुरू हुआ था इसी बिहार से, तो सरकारें हिल गई थी। सो इसलिए अब बिहार फिर वही भूमि बन रहा है। मेरे को लगता है वही नालंदा यूनिवर्सिटी का जमाना आ रहा है कि जहां से एक ज्ञान की और अभियान की, ज्ञान और अभियान दोनों की एक पूरी की पूरी धारा बहेगी। वो पूरी धारा बड़ी गंगा बनके, ब्रह्मपुत्र बनके, वो कृष्णा कावेरी नर्मदा बनके पूरा एक होंगे, संगम होगा, और उस संगम में देश एक नया स्नान करेगा। अपना अपने शरीर में जो इसने बड़ा मैं कहूंगा गंदगी डल गई इस हमारे प्रजातंत्र में, वो धोई जाएगी, वो साफ होएगी। ये वहां से है। अब आप सवाल कर सकते हैं आगे, फिर हम बात करें। प्रोफेसर प्यारेलाल गर्ग ने कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें हम लोगों के सामने रखी हैं। मैं उनको बहुत संक्षेप में आपके सामने दोहरा देता हूं ताकि बात और स्पष्ट हो जाए। हालांकि उन्होंने जो कहा है वो अपने आप में स्पष्ट है। उनकी बात का मर्म जो मैंने समझ पाया वो ये है कि अगर 1950 के जन प्रतिनिधित्व कानून पर अमल किया जाए तो हिंदुस्तान में वोट चोरी हो ही नहीं सकती। वोट चोरी केवल तभी हो सकती है जबकि इस कानून का उल्लंघन किया जाए, और चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार जी के नेतृत्व में इस कानून का उल्लंघन करने में जुटा हुआ है। अब वो एक एक करके उस कानून का उल्लंघन बताते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उन्होंने एक नई बात बताई है जो जो पूर्व आईएएस अफसर जिनसे हम लोगों ने चर्चा की थी सदा अभी साहिल हाल ही में, उन्होंने भी जी सदा नाम साहिल बताइए। जी। हाँ, पूर्व आईएएस अफसर देवा देवा साहेब साहब से हम लोगों ने चर्चा की थी। उस चर्चा में उन्होंने साफ कहा था कि ये सघन पुनरीक्षण जो है इसकी कानून में कोई जगह नहीं है। कानून ये कहता ही नहीं है कि आप सघन पुनरीक्षण करें। इस बात को प्रोफेसर गर्ग ने साबित कर दिया। अब मैं उन्होंने कैसे साबित किया है, वो ये कह रहे हैं कि कानून में पुनरीक्षण का यानी रिवीजन का जिक्र है, रिवीजन कराया जा सकता है, और सघन का भी जिक्र है कि सघनता से उसको देखा जा सकता है, लेकिन सघन पुनरीक्षण का कोई भी जिक्र उसके अंदर नहीं है। इंटेंसिव रिवीजन का उसके अंदर कोई जिक्र नहीं है। ये चुनाव आयोग ने अपना कॉन्कॉक्शन किया है, ये चुनाव आयोग की अपनी गढ़ंत है जिसके जरिए उसने एक सघन पुनरीक्षण का पूरा प्रपंच ये रचा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है कि जो करोड़ों इन्यूमरेशन फॉर्म बांटे गए हैं, उन इन्यूमरेशन फॉर्म्स की ही कानून में कोई जगह नहीं है। फॉर्म 4 दिया जा सकता, 4 के जरिए लोग अपना अपने बारे में बताते हैं बिना कोई प्रमाण दिए हुए, बिना कोई साक्ष्य दिए हुए, और वोटर बनते हैं। एक और कानून जिसका उल्लंघन किया जा रहा है वो ये है कि जो वोटर था और अब चुनाव आयोग ने उसका नाम निकाल दिया है, उसके लिए वो कहता है चुनाव आयोग कि आप फॉर्म 6 के जरिए दोबारा अप्लाई कीजिए। ये भी गलत है, क्योंकि फॉर्म 6 तो नए वोटर के लिए है, फर्स्ट टाइम वोटर के लिए है।
जो पहले वोटर रह चुका है उससे फॉर्म 6 का इस्तेमाल करवाना भी अपने आप में गलत है। यानी चुनाव आयोग जितने भी विधि विधान हैं जो कि 1950 के जनप्रतिनिधित्व कानून में हैं, उनका उल्लंघन करते हुए ये पूरी कार्रवाई चला रहा है बिहार में। इसीलिए इसके जरिए वोट चोरी की जा रही है। फिर प्यारेलाल गर्ग अपनी बात पर जोर देते हुए कहते हैं कि चोरी तो धोखा देकर रात के अंधेरे में छिपकर होती है, यह काम तो दिन दिहाड़े छाती ठोक के किया जा रहा है। इसलिए वो उसे चोरी नहीं, इसे वोटों की डकैती का नाम दे रहे हैं कि ये डकैती है, लोकतंत्र का पूरा कत्ल है और इससे टक्कर लेने का सबसे प्रभावी तरीका यही है कि इसका सड़क पर मुकाबला किया जाए, आंदोलन के जरिए मुकाबला किया जाए, जो कि बिहार में आंदोलन कल से शुरू हो जाएगा और आंदोलन के जरिए इसका मुकाबला होगा। तभी इस वोटों की डकैती को निष्फल किया जा सकेगा। अब प्रोफेसर गर्ग, अब इसके साथ जुड़ा हुआ मेरा सवाल है कि जो सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई चल रही है, जो कानूनी लड़ाई चल रही है और सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश भी जारी किया है, आप क्या समझते हैं कि ये अंतरिम आदेश क्या जो वोटों की जो डकैती है जिसको चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार जी के नेतृत्व में कर रहा है, क्या उससे उसके ऊपर कोई असर पड़ेगा? देखिए साहब, आपकी बात तो बहुत प्रश्न तो बहुत जरूरी है ये, क्योंकि माननीय न्यायपालिका कर रही है और उन्होंने थोड़ा ढील मट चलते 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 जब चुनाव आयोग ने उनको ही चुनौती दे दी। ये जो आदेश आया है, जितना भी, ये आदेश ऐसा नहीं आया। अगर चुनाव आयोग चुनौती ना देता ये माननीय न्यायपालिका को, सुप्रीम कोर्ट को, कि मैं भी प्रबुद्ध हूं और मैं आपकी जो हमें राय दी गई है कि आप आधार मान लो, ये मान लो, मैं नहीं मानूंगा। जो आपने हमें वैसे जवानी बोल दिया, मौखिक बोल दिया कि आप सूची प्रकाशित करें, मैं नहीं करूंगा। 64 लाख, जो 64.5 लाख की, 65 लाख, मैं नहीं करूंगा, कोई प्रावधान नहीं है कानून में। जब उसने ये चुनौती दी तो फिर तो कोई ना कमजोर से कमजोर भी अ, पासा पलटता है कि नहीं, फिर ये तो नहीं मानेंगे आप। इसलिए ये बात हुआ है, शायद नहीं ये बात ना होती। अब दो बातें की है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। एक ये कहा, बोल दिया कि आधार मानना होगा, जो मैं सुना है, मालूम नहीं है ऑर्डर में क्या लिखा है, मानना होगा, या फिर भी अभी भी उनकी राय है। लेकिन वो तो कानून भी लिखा हुआ है कि आधार तो मानना ही होगा। अगर किसी का वोट काटेंगे भी, वो बोलता है जी आज लिखा है कानून में, आप बताइए, माननीय न्यायपालिका ये बता दे कि या तो ये कानून गलत है, तो या फिर वो गलत है, दोनों में कोई तो गलत होगा। आप बोल दो, आप बोल दो कि 23 सेक्शन तो गलत है, हम इसको स्क्रैप करते हैं। मैंने एक चिट्ठी लिखी है, पूरे दस्तखत करके, एफिडेविट लगा के, माननीय सुप्रीम कोर्ट, एक पहले लिखी, एक अब लिखी हुई है कि जी आप ये सेक्शन देख तो लो, या तो आप बोल दो कि ये सेक्शन गलत है, जहां बोल दो जो ये नहीं लागू कर रहा वो गलत है, दोनों में कोई तो गलत होगा ही ना। आपके दरबार में हम इसलिए आए हैं कि कानून में ये प्रावधान है, चुनाव आयोग लागू नहीं कर रहा। या तो आप बोलो ये प्रावधान गलत है, हम इसको काट रहे हैं, स्क्रैप कर रहे हैं, रद्द कर रहे हैं। या बोलो ये है, चुनाव आयोग लागू कर रहा है, आप गलत बयानी कर रहे हैं। जहां बोलो कि ये है, लेकिन अगर चुनाव आयोग ना लागू करे, कोई इसके अंतर नहीं पड़ता। कुछ तो बोलो। ये चुनाव आयोग ने जब चुनौती दी तब दो बातें कर दी उन्होंने। एक आधार वाली, उसका मेरे को अभी पक्का नहीं मालूम, शायद आपके पास ऑर्डर हो, ऑर्डर देख के पता चलेगा कि डायरेक्शन दी है या केवल अभी भी सुझाव है, मशवरा है। दूसरी बात वो डायरेक्शन है कि आप 65 लाख लोगों की पूरी सूची पेश करेंगे, डिजिटल फॉर्म में भी जैसे भी चाहिए वैसे देंगे, हर बूथ लेवल के हिसाब से देंगे, उसमें कारण बताएंगे कि वोट क्यों कटा है। ये आप जगह जगह पे लिख के भी लगाएंगे, जगह जगह पे बांटेंगे भी, और कोई भी उसको उसमें सॉफ्ट कॉपी के रूप में उपलब्ध भी कराएंगे अपने नेट पे। ये बात तो मैंने क्लियर पढ़ी है कि मेरे को है, क्यों ना। और ये बात एक चुनाव जो पे करारी चोट भी है। भले ही बहुत सारा मीडिया जो उनका अपना है वो बोल ना माने, लेकिन ये तो चोट है ही।
जो चुनाव योग, ये तो ऐसा है जो डाका डाल रहा था उसको चोरी में तो अब बदलेगा, डाका नहीं डाल सकता। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया इस मामले में 65 लाख वोटों की चोरी कर, डाका डाल दिया था उसने। और बोलता था मैं बताता भी नहीं भी कहाँ गया माल, क्यों गया। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वो डाका नहीं डाल पाएगा, चोरी तो अभी भी कर सकता है। क्यों, आप बोलेंगे ऐसे कैसे हो सकता है। हाँ जी मैंने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, बहाने लाते हैं। जो कार्यपालिका है वो उसको काम ही ये है कि वो बहाने लगाती है, इधर उधर की बातें करती है। फिर कई दफा आज कोई जज और है, कल कोई और है, कई सिचुएशन और है, ऐसी बातें वो करते हैं। हम क्या है इसको, मेरे को मन में क्या डर है इसमें कि वो सूची तो डाल देगा, लेकिन सूची डालना तो केवल हमारा अंतिम निर्णय नहीं ना। सूची डालना तो ये डायग्नोसिस है कि इसको बीमारी क्या हुई है, इसकी वोट को सचमुच में मरा मृत है या मरा ही नहीं है, मृत है ही नहीं है, मृत घोषित कर दिया झूठा ही। तो ये तो पता चल गया कि मृत झूठा घोषित कर दिया, इसको बाहर झूठा बता दिया कि तो जहां से चला गया। लेकिन ये कौन बताएगा कि अब वोट उसमें अंदर कैसे जाएगी। उसको जाने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा कि 6 फॉर्म नहीं भरेगा, उसका मतलब अभी भी 6 फॉर्म भरना है। उसमें क्या होगा कि फॉर्म भरते जाओ, रजिस्ट्री नहीं करेगा, इतने में चुनाव की तारीख आ जाएगी बिहार की। वो नई वोटर सूची से फिर जब कोर्ट में कोई जाएगा, वो मानने लगा जी अब चुनाव तो रुक नहीं सकता, अब ऐसे नहीं हो सकता। इसलिए वो डाके को चोरी में बदला जा सकता है, वो चोरी करेगा फिर बहानेबाजी करके, धोखाधड़ी करके, लेकिन डाका नहीं मार डाल पाएगा, बस इतना अंतर है। ये हमें समझना होगा। इसमें जो बोलते हैं कुछ भी नहीं हुआ, मेरे को वो भी ठीक नहीं लगते, क्योंकि कुछ तो हुआ है। वो तो बिल्कुल ही करने को तैयार नहीं था। और उसमें तो एक किस्म का उसको चाटा है, एक डाकू को आप चोर बना देंगे तो उसकी तो पावर बहुत छीन ली आपने। पहले वो डाकू है, अब वो चोर बन गया। सुप्रीम कोर्ट ने माननीय न्यायपालिका ने से डाकू को, डाका तो उसका बंद किया है, बता दिया कि तू डाका नहीं मार सकता, लेकिन चोरी का भी स्कोप है। इसलिए इसको हमें, जो मैंने पहले ही सर की राजनीति की बात किया वो है 22 तारीख को। 22 तारीख को क्या होगा, 22 तारीख को हाँ जी हमने डाल दिया। मैं कल ही कोई पढ़ रहा था इनका एक लगाया हुआ, वहां लगाया, इन्होंने लिख दिया, दीवारों पे लिखा कि भी ऐसे ऐसे है, लेकिन उसमें फिर वही 6 फॉर्म का जिक्र है। वो मैंने बोल दिया क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तो बोला ही नहीं कि भाई आप 6 फॉर्म नहीं मांग सकते, अपने बीएलओ को उनके पास भेजो, या उनको बोलो कि बीएलओ के पास आ जाए, बीएलओ एक जगह बैठ जाए, गांव में शहर में जहां भी बैठा है, और आप अनाउंस करो कि वहां बीएलओ बैठा होगा, जिसका नाम कट गया, जहां जिसका गलत डल गया, वो जाओ वहां जाके बताओ तो होगा। एक तो ये है इसके बारे में। अब दूसरा एक बात और है जो शायद जो अधिवक्ता थे उन्होंने तो उठाया था, लेकिन उस पे ये ऑर्डर पारित करने के कारण, ये आदेश पारित करने के कारण शायद उसको छोड़ने की जरूरत नहीं थी। वो था कि जी आप ये दिखाए जिसका नाम काटना है, उसके लिए फॉर्म 7 जरूरी है। फॉर्म 7 के बगैर आप उसका नाम नहीं काट सकते। उसको नोटिस देना जरूरी है 15 दिन का। वो फिर भी ना बताए, फिर आपको अपने बीएलओ की ड्यूटी लगानी है। वो वहां जाके, जिसको हम बोलते हैं तफ्तीश करेगा, पड़ताल करेगा, जांच करेगा, वहां जाके मौके पे। तो वहां जाके जांच करने का एक डायरी बनाएगा कि मैंने इतने बजे गया, ऐसे हुआ। उसके बाद वो आके अपनी एक रिपोर्ट, जांच रिपोर्ट पेश करेगा। उसके 1 हफ्ते के बाद नाम काटा जा सकता है। ये बात उन्होंने उठाई जरूर थी, लेकिन इस पे कोई संज्ञान हुआ नहीं, क्योंकि उन्होंने आदेश दूसरा प्राप्त कर लिया कि आप पहले इनको बताओ। 22 को शायद देखते हैं क्या होता है। पर मेरे को दुबे साहब, न्यायपालिका का पूरा इज्जत मान रखते हुए ये कहने में कोई झिझक नहीं है, जब मरीज मर रहा हो, मेरा कितना ही ऐसा है, मैं क्या कर सकता हूं, मेरे को तो कड़ाई ऐसी है। जब मरीज मर रहा है, जब तब हम उसको ऑक्सीजन नहीं देते, हम केवल नाली लगाने की बात करते हैं, देखती नहीं भी इसमें ऑक्सीजन भी है या नहीं, तो फिर मरने के बाद हम क्या करेंगे। तो इसलिए अभी ऑक्सीजन की नाली लगाने का आदेश दिया है, उसमें ऑक्सीजन होगी या नहीं होगी, वो तो पहले बोलता था मैं नाली भी नहीं लगानी पक्का। अब उसको चोरी करने का तो है कि नाली में ऑक्सीजन कम डाल दे,
ना डाले, कुछ कर दे, दूसरी गैस डाल दे, अभी भी उसका स्कोप है। तो प्यारेलाल जी का कहना यह है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कुछ असर हुआ है। जो डकैती का दावा था कि डकैती डालेंगे, दिन दहाड़े डालेंगे और किसी की परवाह नहीं करेंगे, देखे हमारा कोई क्या कर लेता है, वो दरअसल अब वो चोरी के इरादे पर आ गया है। लेकिन उनको इस बात का संदेह भी है कि क्या इस अदालती लड़ाई से चुनाव आयोग को सही रास्ते पर लाया जा सकता है, और ये जो चोरी, डकैती और डकैती के बाद जो चोरी होने के अंदेशे हैं, इन अंदेशों को पूरी तरीके से निरस्त किया जा सकता है। यहीं पर प्यारेलाल जी एक और बड़ा एक सवाल सवाल मेरा बनता है कि अभी तक एक सवाल मैं जी, भी करना चाह रहा था, लेकिन आप कर लीजिए इसके बाद। ज़रूर, ज़रूर। एक सवाल मैं कर लूँ फिर आप कीजिएगा, हैं? बस मैं आखिरी सवाल हम्म, करूँगा। ये बड़ा एक महत्वपूर्ण सवाल ये बनता है कि अभी तक हम जितनी चर्चा हम्म, कर रहे हैं, वो तो 65,64,000 वोटों हम्म, की कर रहे हैं। अभी तो 7 लाख और 7 करोड़ और करीब 30 लाख वोटर बाकी हैं, जिनका दूसरे चरण में, जो कि ईआरओ वाला चरण है, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर वाला चरण है, उस चरण में उन वोटरों की किस्मत का फैसला होगा। तो अब क्या, अब क्या होगा? मतलब अभी तो हम चर्चा यही कर रहे थे कि भाई 65,64,000 की किस्मत क्या होगी? वो भी अधर में लटकी हुई है, क्योंकि अभी तो वोटर लिस्टें हम्म, लगी हैं, ड्राफ्ट वोटर लिस्टें लगी हैं। उनका होगा कि नहीं होगा, ऐसा ही रहेगा, या कुछ के वोट जुड़ जाएंगे, सही फार्म से जुड़ेंगे कि गलत फार्म जुड़ेंगे, कुछ पता नहीं है। सब गड़बड़ झाला है पूरी तरीके से। अब बाकी बचे हुए 7 करोड़, सवा 7 करोड़ वोटरों का क्या हाँ होगा? बिल्कुल, ये ये बहुत बड़ा बड़ा सवाल है। सवाल है, उससे भी बड़ा सवाल है, लेकिन उसमें उसकी थोड़ी हमने खूब ठपी है न्यायालय के हम्म, जरिए। तो इसमें हम देखते हैं, एक तो उसमें जगह जगह पे लिख दिया, नॉट रिकमेंडेड बाई BLO। मैं पहले चरण में इसलिए नहीं हम्म, बोला था कि हर सब बातें आप एक ही दफा बोल दें तो रजिस्टर करनी मुश्किल हो जाती है लोगों के लिए। ठीक तो बात, ठीक बात। इसमें कहीं प्रावधान नहीं है किसी कानून में कि BLO किसी को रिकमेंड कर सकता है, जहां BLO नहीं रिकमेंड, ना रिकमेंड कर सकता है। BLO का कोई अधिकार नहीं है, BLO केवल उसका दर्ज लिखना है, उसका डाटा लिखना, उसने तो कागज तैयार करना है, उसने कोई सिफारिश नहीं करनी, हाँ की या ना की, उसको कोई शक्ति नहीं है। ये एक तो बात ये है। वो अब हम्म, उसमें बहुत से लिख दिया, नॉट रिकमेंडेड बाई BLO। एक तो ये बड़ी बात है, चुनाव जो गैर कानूनी, गैर संवैधानिक बात कर रहा है, उसका अब तक उन्हें उसने ये नहीं बताया। लेकिन ये जरूर बोला है कि 7 पॉइंट जो 2, 3, सवा 7 करोड़ जो आप बोलते हैं लोग हैं हम्म, खरड़ में, कच्ची सूची में, उनका अगर नाम निकाला जाएगा तो पूरी छानबीन, पूरी जांच के बाद निकाला जाए। एक तो बात उसने कही है, और वो लिखती है जो चुनाव आयोग है उसके विज्ञापन में, उसकी प्रेस रिलीज में, सब जगह पे है। एक, लेकिन अब उसका जांच पड़ताल से निकाला जाएगा मान लेते हैं, तो जांच पड़ताल का आधार क्या है? जब BLO ने नहीं रिकमेंड किया कि इसी से उसका जांच पड़ताल का बस आधार बन गया। BLO के पास कोई ताकत नहीं है, उसकी जांच पड़ताल तो निकालने की तब होगी दो बातों में केवल। एक तो उसने धारणा दिया हो, क्योंकि अब आधार की बात हो गई है ज्यादा से ज्यादा। दूसरी उसका ये है कि उसकी किसने 7 नंबर फॉर्म भर के, जिसको आपने पाप भी दिया कि हाँ 7 नंबर फॉर्म पे शिकायत की है, उसका पूरा नाम पता, उसने उसमें एफिडेविट देना होता है, सेल्फ डिक्लेरेशन कि जी मैं जो लिख रहा हूं अगर ये गलत हुआ, क्योंकि दूसरे के बारे में लिख रहा है। अभी दुबे जी का मैं लिखता हूँ प्यारलाल गर्ग कि इसका इनका वोट गलत बना है, तो मेरी को जिम्मेवारी लेनी होगी ना, पहले तो मेरे को साबित करना होगा कि गलत बना है, फिर आपसे पूछना पड़ेगा कि भाई आप बताओ, वो तो कहता गलत बना है, ये साक्षी दिए हैं, आप बताओ कैसे आपका वोट ठीक है। ये तो बहुत लंबी प्रक्रिया है, तो इतनी साधारण नहीं है, मैंने आपको 2 महीने की तो पहले ही बता दी। सो इस रूप में जो जो आप ये जो कर रहा है चुनाव आयोग, उसमें 30-35 लाख वोटरों पे एक तो अभी भी तलवार जो है वो लटक रही है। दूसरी बात इसमें अभी हम कई दफा नहीं देख रहे, बहुत से लोगों में नाम डाल दिया, इससे आगे लिख दिया अगर आपने दस्तावेज नहीं दिए तो उसको दो, BLO।
अब नहीं दिए की डेफिनेशन क्या है? किसको आप बोलते हैं नहीं दिए? दस्तावेज नहीं दिए, दिया लिखना था, क्योंकि उन्होंने बोला ये 11, हम मान लेते हैं कि 11 दस्तावेजों में से एक देना था। देना तो एक था ना, 11 तो देने नहीं। वो बोलता है आपने दस्तावेज नहीं दिए। इसका मतलब मैं बोलूं, हाँ जी आपने मैट्रिक का सर्टिफिकेट तो दे दिया लेकिन पासपोर्ट नहीं दिया, पासपोर्ट तो दे दिया लेकिन जन्म का सर्टिफिकेट नहीं दिया, क्योंकि उसमें इतना जोर डाल दिया झूठा, जो उसकी ना तो शक्ति है, ना उसके पास अधिकार है, ना कानून उसको मतलब बोलता है कि ऐसे करना चाहिए। इसके कारण आपकी सही बात है कि अभी तो हम 65 जो लाख वोटर हैं उनके लिए बात कर रहे हैं। अभी बड़ा चंक जो उसका 10 गुना है, 11 गुना, उसकी तो अभी हम बात ही नहीं सोच रहे उसके लिए। लेकिन जो सोशल मीडिया है उसमें बातें आ गई हैं कुछ थोड़ी बहुत। किसी ना किसी ने बोला कि जी ये रिकमेंडेड का क्या मतलब है, किसी ने बोला अब क्या होगा। चलो शंका अपना अपना होता है। आज आपने क्योंकि सवाल किया प्रश्न के रूप में, फिर उसका थोड़ा और मैंने डिटेल बताने की कोशिश की है। अभी अ, एक बात दुबे जी मैं इसमें कहूंगा, फिर मैं इनका सवाल लेता हूँ भाई साहब का, कि जब आपका मन साफ होगा तब आपको जो सही बात है वो नजर आएगी। जब मन साफ नहीं है तो बात उल्टी नजर आती है। हम डॉक्टर कितने में पढ़ाते हुए एमबीबीएस को एमडी को बोलते हैं कि आपकी आंखें, आपके जो 5 ज्ञान इंद्रिय हैं, वो वही बातों को महसूस कर पाएंगे जो आपके दिमाग में है। अब चुनाव आयोग का दिमाग है, चुनाव आयोग का दिमाग तो है कि इनका वोट निकालना है। अब उसके जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं वो कैसे उसको ठीक जांच लेंगे? इसलिए वो जांच जो है वो 5 ज्ञानेंद्रियों ने करनी है, इसलिए वो जांच गलत होगी। मनमानी से वोट काटने का अगर हम सोचेंगे कि वो वोट नहीं कटेगा, वो केवल आंदोलन से रुकेगा, वो अदालत से कभी रुकेगा ही नहीं। मैं जिम्मेवारी के साथ ही कहने को तैयार हूं। ना उसके लिए समय है, ना अदालत के मन से हमें कोई बात लगती है, और बल्कि इस आदेश के पारित होने के बाद अगली चुनाव उसमें तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ये भी कह सकता है कि बहुत कर दिया, अब चुनाव तो होने दो। क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया कि देखिए पहले तो 7 दस्तावेज थे, अब तो आपको 10 बोल दिए। मेरे को अवैध दस्तावेज कोई 25 बोल दे तो बस वो मतलब वो मेरे को मानना होगा। कोई पुलिस का सिपाही खड़ा मेरे को बोलता भी आप गलत चल रहे हैं, वो अपनी मर्जी से बोल दे कि आपको दाएं चलना चाहिए था, आप तो बाएं चल रहे हैं। मैं क्या बोलूं? क्या सुप्रीम कोर्ट 11 दस्तावेजों को वैध करार देता है? कि सुप्रीम कोर्ट दिखा दे ना कहाँ लिखा हुआ है। चुनाव आयोग दिखा दे, सुप्रीम कोर्ट दिखा दे, कोई तो दिखाए ना। बिहार का जो मुख्य चुनाव अधिकारी है वो दिखा दे, कोई ना कोई जो जिला का चुनाव अधिकारी है वो दिखा दे कि देखिए जी यहाँ लिखा हुआ है। हम तो वही कर रहे हैं। दुबे जी मेरी एक ही निवेदन है हमारे दर्शकों से भी, आप लोगों से भी, कि हमारे देश में अपनी मनमानी करने का कोई प्रावधान नहीं है। हमें कानून के हिसाब से काम करना होगा। अगर हम वो नहीं कर रहे तो हम चोरी, लूट, डकैती, इनमें कहीं भी उसका जो जैसा सत्र होगा उस हिसाब से कर रहे हैं। लेकिन कम से कम चोरी तो जरूर कर रहे हैं, पता नहीं वो डकैती में भी बदल जाए। हाँ जी। कमल। सर ये जो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और ये बताया था कि महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र जी में कई सारे 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर जोड़े गए, तो उसके जी। कुछ दिनों के बाद अनुराग ठाकुर ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने 6 लोकसभा क्षेत्रों में दिखाया कि वहां भी फर्जी वोटर जोड़े गए हैं, जिसमें राहुल गांधी का क्षेत्र भी था, प्रियंका गांधी का क्षेत्र भी था, अखिलेश यादव का था, डिम्पल यादव का था, अभिषेक बनर्जी का था। तो ये जो उनकी कोशिश थी, उसके बाद भाजपा समर्थक ये कहते हैं कि देखिए सारा का सारा जो गड़बड़ है वो तो इलेक्शन कमीशन कर रहा है, इसमें ये बात तो साबित नहीं होती कि भारतीय जनता पार्टी कहीं से शामिल है या उसने कोई कोशिश की है। तो क्या ये नैरेटिव सही है या यह माना जाए कि जो इलेक्शन कमीशन है वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार के साथ मिलकर वोटों की चोरी करने का काम कर रहा है? हाँ, ये मैं बात 2 बातों में, सवाल तो बहुत अच्छा है और होना चाहिए। पहली नज़र तो हम देखेंगे जो अनुराग ठाकुर का है उससे लगेगा कि इन्होंने तो फंसा दिया कांग्रेस वालों को। पहली बात ये है कि हमने एक स्टडी की, वो रिपोर्ट भी छपी हुई है। 543
लोकसभा, क्योंकि लोकसभा चुनाव की बात चल रही है जो 2024 का हुआ। 543 जो क्षेत्र थे वहां, कॉन्स्टिट्यूंसी थी, वहां वोटिंग हुई, एक में तो हुई नहीं, वो तो लूट होगी। उनमें से केवल 4 ऐसी थी जिसमें जितने ईवीएम में वोट डले दिखाए चुनाव आयोग ने, उतने ही निकले। 539 वो कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें जितने वोट डले दिखाए उससे ज्यादा निकले या कम निकले। अब उसमें तो सभी की है, उसमें तो 200, जिनको 40 सीटें आई उनकी भी हैं, जिनको 100 सीट आई उनकी भी हैं, जिनको 70 आई उनकी भी हैं, जिनको 39 आई, पूरी 39 तमिलनाडु की, उनकी भी है। सो उसमें तो सबकी है। अब वो गलती है, लेकिन बाकी पार्टियां तो कुछ कर नहीं। जो बीजेपी है उसको क्या ये दिक्कत आती है कि वो चुनाव आयोग के पक्ष में खड़ी होती है, इसका मतलब उसको तो कोई ज्यादा बेनिफिट हुआ। दूसरों को अब चुनाव वो गलत है, क्योंकि चुनाव आयोग उससे मिला हुआ है। दुबे जी जो है बीजेपी के विरोधी है, मैं बीजेपी का मान लो विरोधी हूँ। चुनाव आयोग तो मिला हुआ है, मेरे क्षेत्र में भी वो ऐसी हेराफेरी करेगा जिससे कल को मेरे को फंसाने की कोशिश करे। आज थाने वाले ऐसे ही करते हैं, बंदे को पकड़ लेते हैं, उसके बाद धूप होती है, बोलते हैं तो फीम है, और बाद में उसके फीम डाल देते हैं। अब मैं चुनाव आयोग को ऐसी बातें तब कह रहा हूं कि चुनाव आयोग पे विश्वास कैसे करें। चुनाव आयोग मिलके, अब अपोजिशन बोल रही है, मेरा एक सवाल है, चुनाव आयोग ईवीएम के बारे में सवाल होता है, बीजेपी डिफेंड करती है। राहुल गांधी आर्टिकल लिखता है इंडियन एक्सप्रेस में, इतने अखबारों में छप जाता है, जवाब कौन देता है? जो बेनिफिशियरी है, जो उसका लाभार्थी है, देवेंद्र फडणवीस। अब बताइए देवेंद्र फडणवीस को क्या मिर्चें लगी, उसकी भी चुनाव, उसमें 50,000 वोट बढ़ गई, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। अब जो लिखा उससे पता चलता कि हेरा फेरी। अब मैं बताता हूं आपके इस सवाल का जवाब। और आज ही मैं सुबह उस एमपी को भी बात, क्योंकि मेरी 1.5 घंटा बात होती रही, तो उनको भी बताया क्या है। अंदर से तो भी हेरा फेरी की हुई है, बाहर से बात करते भूल जाते हैं। अगर मैं गलत बयानी करूं यहाँ, आज तो मैं बोल दूं कि जी इन्होंने ना 19 सेक्शन लागू नहीं की, उसमें ये लिखा है, और बोल दूं मैं झूठ, गलत बयानी कर दूं। अगली दफा आप इंटरव्यू करेंगे या कोई और करेगा, वहां मैं बोल दूं कोई और कंडीशन बोल दूं, तो दोनों को मिला करके आप पकड़ लेंगे भी यार, ये तो, क्योंकि मेरे को याद ही नहीं रहेगा कि मैं पहले क्या बोल रहा था। अगर मैं सच बोल रहा हूं तो फिर मैं, मेरे को याद रखने की जरूरत ही नहीं है। अब सुनिए क्या है, आप सोचेंगे अब ये कैसे हो सकता है। देवेंद्र फडणवीस जी ने लिखा कि 1,42,700 चुनाव कक्ष थे, 1,42,700, ठीक है। चुनाव कक्ष 20 नवंबर को जब चुनाव हो गया, महाराष्ट्र विधानसभा का, मैं महाराष्ट्र विधानसभा की बात करता हूँ, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस वहां के मुख्यमंत्री हैं। उसमें उनके जो पहला वो पूरा है प्रेस रिलीज, उसमें लिखा है 1,01,16 ये है कक्ष। अब जो 42,600, 550 कक्ष और आया चुनाव कक्ष, वो कहां से आया? क्योंकि उन्होंने जो वो बनाया, उन्होंने तो 1,42,000 जगह के हिसाब से बना लिया अपना, ये वहां ऐसे वहां ऐसे, वो याद रह गया, दूसरा असली भूल गए। अब दूसरी बात बता देता हूं, देवेंद्र फडणवीस जी ने लिखा कि राहुल गांधी को मालूम होना चाहिए 26,47,000 कुछ समथिंग, इतने तो जो पहली दफा के वोटर थे, यंग वोटर थे, युवा वोटर थे। अब देवेंद्र फडणवीस तो 26,47,000 जितना भी है, 42 जो भी है, वो आंकड़ा 26 लाख से ऊपर बता रहे हैं। जो चुनाव जो कहता है वो 22 लाख थे, वो भी 20 तारीख वाले ही, उसमें 20 नवंबर में उसके व्यक्तित्व में, उसमें पूरा प्रिंट में है। और ये 4.5 लाख वोट है, इसका मतलब उन्होंने वोट तो बढ़ाए थे। उनको होगा अच्छा युवा में, यार हमने तो 26.5 लाख बढ़ाए थे, हैं, उनको याद ही नहीं रहा कि चुनाव आयोग ने तो 42,000। तीसरी बात बता रहा हूं, तीसरी बात उन्होंने बताई कि देखिए ये इनको मालूम ही नहीं है कि 5 बजे के बाद कितना वोट पड़ा, बहुत तेजी से वोट पड़ता है। 6 बजे के बाद कितना पड़ा, फिर ने बोला जितना वोट पड़ा है वो 18 मिनट 23 सेकंड में पड़ गया, उनके आर्टिकल में लिखा है।
जितना 6 बजे के बाद वोट पड़ा, वे कहते हैं कि झूठा बढ़ा दिया, ऐसा कर दिया। 6:18 23 सेकंड में पड़ गया। इसका मतलब 6:18 के बाद पोलिंग बंद हो गई हर जगह पे। लेकिन उसको तो रात के 11 बजे तक जवाब नहीं दिया भी कितना वोट पड़ा है। ये तो देवेंद्र फडणवीस क्योंकि उन्होंने तो देखा ही नहीं। भी चुनाव आयोग ने तो रात को भी नहीं बताया कि वोट कितना पड़ा है। आप बोलते हो तो 6 सवा, और जो 5 बजे वाला आंकड़ा है, दूसरी बात है जी, 5 बजे वाला आंकड़ा 6 बजे बता दिया। अगर 5 बजे वाला आंकड़ा 6 बजे बताया था, 6:14 पे वेबसाइट पे डाला जा सकता है, तो जो 6:20 का आंकड़ा था, 18 मिनट 23 सेकंड, 20 मिनट बना दो, 6:20 का आंकड़ा था, वो 7:20 पे, 8:20 से 9:20 पे कभी तो डाल देता। वो तो आंकड़ा भी छोटा था। ये वो भूल गए बताना। फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने ये बोला कि जी ये ना 2004 में, 9 में, 14 में, 19 में ऐसे ऐसे वोट बढ़ा था, इसका ऐसे जितने आंकड़े उन्होंने डाले वोट बढ़ने के कि ये ऐसी बोल रहा है, उसमें केवल एक ठीक था, बाकी सारे गलत थे। मैंने चुनाव आयोग का पूरा बना के पूरा काउंटर आर्टिकल लिखा, वो सब रंग में छपा हुआ है, आपको मैं भेज दूंगा, देख लेना। अब उसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि उसने जो देवेंद्र फडणवीस ने कैसे लिखा, वो बीजेपी का बंदा है, उनको तो मालूम है कि हमने तो इतने कक्ष बनाए। उसने अपने सीईओ से पूछने की कोशिश ही नहीं की। मुख्य चुनाव अधिकारी उसके से पूछ सकता था, उनकी सरकार है। लेकिन क्योंकि जो बनाया हुआ था, उसने सोचा ये सच ही होगा। वो भूल ही गया कि हमने 2 नंबर का काम किया हुआ है। तो इसलिए 2 नंबर का जो व्यापारी होता है, कई दफा वो भूल जाता है कि सामने जो टैक्स वाला खड़ा है वो बेवकूफ नहीं है, उसको पता चल जाएगा। वो बिल 2 नंबर का दिखाने की कोशिश करता है, वो पकड़ लेता है। सो इसलिए 3 बातें मैं बोलता हूं आपके सवाल प्रश्न में। एक, हम कहते हैं कि चुनाव निष्पक्ष हो। बीजेपी क्यों नहीं मांगती कि निष्पक्ष हो? क्यों उसके डिफेंस में क्यों आती है? वो बताता नहीं, चुनाव आयोग आंकड़ा नहीं बताता, बात नहीं बताता। बीजेपी ये क्यों कहती है कि इसको नहीं बतानी चाहिए? आप नाजायज सवाल कर रहे हैं। ये बात मेरे को चुनाव आयोग कहे ना, मैं चुनाव आयोग की बात कर रहा हूं, मैं तो बीजेपी की बात ही नहीं कर रहा। जब बीजेपी उसको बचा रही है तो मैं कहता हूं इसको, ये लापत्री है उसका, इसको बेनिफिशियरी है, इसको ही मिला है वो वोट। दूसरा, जब मैं चुनाव आयोग को कहता हूं क्या मेरे को ये ईवीएम का ऐसा, जो 6 बजे आपने, वही महाराष्ट्र की बात बोल रहा हूं, कि 6 बजे आपने जो अनाउंस किया, आपके हर प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने, पता थी उसने, जो चुनाव अधिकारी था, वो प्रिजाइडिंग अफसर, हर कक्ष में, चुनाव कक्ष में, कि इतने वोटर अब कतार में खड़े हैं, और उनका सबका वीडियोग्राफी किया, क्योंकि अनिवार्य है। और उनको एक से पीछे से एक लगा के आगे तक नंबर बांटा है, ताकि पीछे और ना कोई आके खड़ा हो जाए। तो वो बताओ, तो जो देवेंद्र फडणवीस की राज्य में राज्य चुनाव अधिकारी है, चुनाव अधिकारी है, मुख्य चुनाव अधिकारी, उसने बोला हमारे पास तो ये आंकड़ा ही नहीं है, हमारे पास तो ये डाटा ही नहीं है। और बीजेपी उसका समर्थन कर रही है। बीजेपी ये क्यों नहीं बोलती थी, हाँ यार ये तो बड़ी गलत बात है, ये तो होना चाहिए। अब जब बीजेपी हर बात में चुनाव आयोग का पासा ले रही है, तो फिर तो बात यही है ना कि उनकी कहीं ना कहीं दाल काली नहीं है, दाल, बल्कि पूरी की दाल में काला नहीं है, दाल ही काली है। सो इस बातों से, पर एक और लास्ट बात मैं बता के, मेरे को लगता है टाइम भी हो गया अपना, कि राहुल गांधी ने केवल बोला है कि जितनी आबादी थी अडल्ट की महाराष्ट्र की, उसे 50 लाख वोट ज्यादा बना दिया। उस आर्टिकल में भी और जगह पे बोला है। आप मानेंगे कि राहुल गांधी को भी नहीं मालूम कि कितना वोट बढ़ा दिया? महाराष्ट्र की आबादी, हालांकि सेंसस इन्होंने नहीं कराई, इन्होंने जो जनसंख्या शुमारी इसीलिए नहीं कराई कि लोगों के पास आंकड़ा ना आ जाए। लेकिन सरकार के कई ऐसे तंत्र हैं जिनसे आंकड़ा आता रहता है। फिर भी जो महाराष्ट्र की जुलाई 2024 की आबादी है, पूरी जनसंख्या है, वो है 12 करोड़ 79 लाख, 79 लाख, यानी कि 12 करोड़ 80 लाख कह दो। उसमें से 32.5% जो आबादी है,
वो 18 साल से कम है। ये चार्ट मेरे पास पड़ा है, चाहे तो मैं दिखा देता हूँ हमारे दर्शकों के लिए। अब वो होगी 4.25 करोड़। 4.25 करोड़ 1280 से निकाल दो तो 855 रहेगी। अब 8 करोड़ 55 लाख आबादी, अडल्ट 18 साल, जहां 18 साल से ऊपर है महाराष्ट्र की पूरी की पूरी। कब? जुलाई 2024 में। तो भाई नवंबर 2024 में 9 करोड़ 70 लाख 25 हजार 119 वोटर कहां से आ गए? ये तो बता दो। ये कितना बढ़ गया? 1 करोड़ 15 लाख। आबादी 1 करोड़ 15 लाख कम है अडल्ट की, थे वोटर इतने बना दिए। अब जब आप ऐसी बातें करेंगे तो आप क्या जवाब देंगे? ये पढ़िए, ये महाराष्ट्र का चार्ट है पूरा, एज वाइज भी है, जिसने देखना देखो। ये मैंने ऊपर शैडो किया है कि 0 से 4। ये हमारा स्टैंडर्ड तरीका है आबादी को एज ग्रुप वाइज बांटने का। ये कोई मेरा नहीं है, पूरे मुल्क में कोई भी संस्था करेगी तो ऐसा ही बांटना होगा। 0 से 4, 5 से 9, 10 से 14 और 15 से 19। ये 15 से 19 वाले को आधा कर दो। 15, 16, 17 3 है, बल्कि मैंने आधा कर दिया अभी, चलो कोई बात नहीं। हालांकि इसका 60% करना था, मैंने आधा ही कर दिया, चलो इतना ही मान। तब भी 32.5% है, नहीं तो 33 बन जाता। इको मैंने अपने घर से तो आंकड़ा नहीं लाया। और दूसरी बात मैं ये बेनती करना चाहता हूं कि इसके लिए मैंने पहले भी आपके चैनल में शायद बताया हो। ये तो हो गया महाराष्ट्र का। अब बीजेपी डिफेंड करती है। ये देखिए, ये बिहार का है, ये 2024 के चुनाव का है, ये बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट है। इसमें लिखा है कि 18 से 19 साल के 7 लाख 79 हजार वोटरों ने नए शामिल कर दिए बिहार में। ठीक है, इसके अगला आंकड़ा दिखा रहा हूं। ये कई अखबारों में छपी है, एचटी में भी छपी हुई है। ये है कि 20 से 29 साल के, 20 से 29 साल के नए वोटर, जो 6 फार्म वाले हम बोलते हैं, 20 से 29 साल के 1 करोड़ 60 लाख 61 हजार 649। 1 करोड़ 60 लाख 61 हजार 649 नए वोटर। और दोनों को मिला देंगे 1 करोड़ 70 लाख बन गया। 1 करोड़ 70 लाख वोट आपने पंप इन कर दिया बिहार में 2024 की चुनाव के पहले कगार पे आके चुनाव आयोग ने। तब भी आरजेडी को सबसे ज्यादा वोट मिला, परसेंटेज, बीजेपी को उसके बाद, जेडीयू को उसके बाद। भले ही बीजेपी को 12, आरजे जेडीयू को 12 और चिराग पासवान की पार्टी को 5, 29 सीटें मिल गई 40 में इन तीनों को। लेकिन वोट तो नहीं मिला उतने परसेंट, आरजेडी को ज्यादा है। अब ये जो एसआईआर हो रहा है ना, ये उसी पे हो रहा है कि इनका और वोट काटो यार, इससे काम नहीं चलेगा। पहले देख लिया, वो सबके सामने है। अब इन बातों पे बीजेपी जवाब दे दे। नहीं तो एक हो रहा है, हम पंजाबी में बोलते हैं, बोलो तो लो मैं बड़ी, करतूतो बड़ी जठानी। यानी कि बातों में तो मैं ही बड़ा हूं, लेकिन जो असली काम करने वाला है, अच्छा काम करने वाला है, वो मेरी जो बड़ी बहू है, वो ज्यादा अच्छी है, क्योंकि मैं यंग हूं, मैं जो। सो इसलिए अगर हम ऐसे बोलेंगे तो बीजेपी तो अभी दरानी है, देवरानी है, और जो कांग्रेस है वो जेठानी है, क्योंकि वो बहुत देर से चल रही है। सो करतूत तो बड़ा कौन है, काम के रूप में कौन बड़ा है, बातचीत में कौन बड़ा है, इससे ही आपको पता चल जाएगा कि बीजेपी का जो जवाब जी। एक छोटी बहुत एक बहुत छोटी धन्यवाद प्यारे सर राज जी, आपने आज बहुत सारे रहस्योद्घाटन एक किए। छोटी सी कमल। जानकारी साझा करनी थी, उसके बाद आप कार्यक्रम को आखिरी टिप्पणी के साथ खत्म करेंगे। है। ये जानकारी इस बात से संबंधित है कि जो ये महाअभियान चल रहा है, उसमें जी। अगला कार्यक्रम, जो कार्यक्रम अब शुरू हो चुका होगा क्योंकि हमारा कार्यक्रम 1 घंटे से थोड़ा ज़्यादा चला, वह स्त्री हम्म, काल चैनल पर है, जी। वोट हम्म, चोरी और सीना चोरी के खिलाफ। और जो 12 घंटे का जो ये पूरी चर्चा चल रही है, एक अभियान चल रहा है, उसमें दर्शकगण अगला कार्यक्रम इस चैनल पर देख सकते हैं। अभय सर, आप आखिरी टिप्पणी करें और हम कार्यक्रम को विराम दें। नहीं, आखिरी टिप्पणी तो बहुत अब मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता है। डॉक्टर गर्ग ने
मेरे ख्याल से बहुत सफाई के साथ में और बड़े लोकप्रिय तरीके से, ताकि दर्शकों तक बात बिना किसी हेर फेर के पहुंचे। ये और ये आंकड़े जब ज्यादा आते हैं तो हमेशा ही दिमाग में गुंजल का बन जाता है, लेकिन गर्ग साहब की जो शैली है वो इतनी आत्मीय है और इतनी स्पष्ट है कि, और उसमें उसके अंदर इतना यकीन झलकता है, सच्चाई से भरी हुई है, जिसकी वजह से मेरे ख्याल से नई परख के दर्शकों को सारी बातें साफ साफ पहुंच गई हैं। हमारा लोकतंत्र एक दोराहे पर खड़ा हुआ है, जैसा गर्ग साहब ने अपनी पिछली मुलाकात में कहा भी था, दोराहे पर खड़ा हुआ है। अब निकट भविष्य में ये तय होगा, बिहार के चुनाव से ही तय होगा, और उसके बाद जब सारे देश में इसी पैटर्न पे लोग SIR कराएंगे तो अगले साल 4 विधानसभाओं के चुनाव हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव है, और उसके बाद फिर राष्ट्रीय लोकसभा का चुनाव होगा। उससे तय हो ये वाला साल और अगला साल मेरे ख्याल से यही तय हो जाएगा कि हमारे देश में चुनावी लोकतंत्र रहेगा या नहीं रहेगा, या फिर जो सरकार रहेगी वो एक निर्वाचित निरंकुश सरकार होगी, जो अपने आप को कहेगी कि हम चुनाव के जरिए आए हैं, लेकिन दरअसल वो एक निरंकुश सरकार होगी। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारेलाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार।